नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अपन ने जो 12th सॉइल साइंस के बारे में जो बात कर रहे थे और अपन ने जो कल की क्लासों में जो विभिन्न प्रकार की चट्टानों को पढ़ा था। अपन ने जो कल है जो चट्टानों के बारे में पढ़ा था, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ा। और आज अपन बात करेंगे दोस्तों मृदा खनिज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? मृदा उत्पादक खनिजों के बारे में है जो आज अपन बात करने वाले हैं। सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स के बारे में कि मृदा उत्पादक खनिज क्या होते हैं। चट्टानों के विघटन से खनिजों का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों? जब चट्टान होती है, जब चट्टानों का क्या होता है, विघटन होता है, तो इन चट्टानों के विघटन के कारण है जो खनिजों का है जो निर्माण होता है। खनिज पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले समान अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एक समान रूप से है जो समान आकार के, जो समान संगठन वाले हैं या भिन्न भिन्न संगठन वाले हैं जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनका रासायनिक संगठन क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। यह क्या है? खनिज। चट्टानों के विघटन से खनिजों का निर्माण होता है। और जो खनिज पदार्थ होता है दोस्तों, ये प्रकृति में पाए जाने वाले हैं जो समान अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इनका रासायनिक संगठन है वो क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। पर इनके आकृति, निश्चित आकृति या रूप भी होता है। इनके आकृति भी क्या होती है? खनिजों की निश्चित होती है। इनका आकार भी है क्या? निश्चित होता है। खनिज पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक योग से बनते हैं। खनिज पदार्थ का निर्माण किससे होता है दोस्तों? खनिज पदार्थों का निर्माण है या दो से अधिक तत्वों के, खनिज पदार्थों का निर्माण है जो दोस्तों दो से अधिक तत्वों के, दो से अधिक तत्वों के रासायनिक योग से होता है। तत्वों के रासायनिक योग से होता है। दो से अधिक तत्वों के रासायनिक योग से किसका निर्माण होता है? तो दो से अधिक तत्वों के रासायनिक योग से है जो खनिजों का निर्माण होता है। निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक जो दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज क्या होता है दोस्तों? निश्चित संगठन, जिनका संगठन क्या होता है? निश्चित होता है, और जो है दो से अधिक तत्वों से है जो मिलकर बने होते हैं खनिज कहलाते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक खनिज एक रासायनिक यौगिक होता है। प्रत्येक खनिज होता है जो दोस्तों क्या होता है? एक केमिकल कंपाउंड होता है, ये है जो एक रासायनिक यौगिक होता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन आगे खनिजों के गुण के बारे में। क्या किसकी बात करते हैं दोस्तों? खनिज पदार्थों के गुण के बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं कि खनिज पदार्थों का गुण है वो क्या होता है। बात करते हैं अपन खनिज पदार्थों के गुण के बारे में। तो दोस्तों खनिज पदार्थों के अगर गुण की बात करें, अगर अपन इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो खनिज पदार्थों के विभिन्न रंग होते हैं। क्या होता है दोस्तों? खनिज पदार्थ है विभिन्न प्रकार के, विभिन्न रंगों के होते हैं। जैसे नीला रंग होता है, हरा रंग, पीला रंग है, जो अलग अलग रंगों में जो खनिज पदार्थ होते हैं। खनिज पदार्थों में एक विभिन्न प्रकार की चमक होती है। क्या है दोस्तों? एक विशेष विभिन्न प्रकार की चमक होती है। जैसे सोने के अंदर, कॉपर के अंदर में होती है जो ये क्या होती है? धात्विक चमक होती है। सोने और कॉपर के अंदर धात्विक चमक होती है। उसी प्रकार कांच और डायमंड के अंदर है जो अधात्विक चमक होती है। खनिज पदार्थों का अपना अलग अलग विशेष आकार होता है। खनिज पदार्थ है जो प्रत्येक खनिज पदार्थ का है जो अपना एक अलग अलग आकार होता है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसको है रवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रत्येक खनिज का एक अलग अलग अपना एक निश्चित आकार होता है जिसको है रवा कहते हैं। यह घनाकार, चतुष्कोणीय, ट्राइमेट्रिक, मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक, षटभुजाकार आकार के होते हैं। इनका आकार किस किस प्रकार का होता है? या तो घनाकार चतुष्कोणीय होंगे, या ये ट्राइमेट्रिक होते हैं, मोनोक्लिनिक होते हैं, या ट्राइक्लिनिक, षटभुजाकार आकार के होते हैं। और इनका एक जो निश्चित आकार होता है विशेष प्रकार का, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रवा बोलते हैं। खनिज पदार्थ बहुत कठोर होते हैं। जैसे हीरा खनिज पदार्थ है, ये बहुत कठोर होता है। उसके बाद में बात करें कि खनिज कुछ पारदर्शी होते हैं, कुछ अल्प पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं। खनिज पदार्थ है कुछ पारदर्शी होते हैं, कुछ अल्प पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं। जिस खनिज के आर पार अपन देख सकते हैं वो पारदर्शी होता है, और जिसके अंदर है जो अपन आर पार है जो नहीं देख सकते वो अपारदर्शी होता है। उसके आगे की बात करें दोस्तों, तो कुछ खनिज है जो अधिक भारी होते हैं। क्या दोस्तों? कुछ खनिज है जो अधिक भारी होते हैं, कुछ मध्यम भार के होते हैं, और कुछ है जो हल्के होते हैं। खनिजों के भार को अपेक्षित घनत्व से प्रकट करते हैं। जिस खनिजों का जो भार है उनको है जो अपेक्षित घनत्व से अपन प्रकट करते हैं। कुछ खनिज भारी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, और कुछ मध्यम भार के खनिज होते हैं। उसके बाद में अपन आगे बात करें इसकी,
तो आगे बात पढ़ते हैं खनिजों का वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? आगे बात करते हैं अपन खनिजों के वर्गीकरण की। अगर अपन बात करें खनिजों के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर खनिज है जो 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर खनिज है 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज। क्या दोस्तों? प्राइमरी मिनरल्स यानी कि प्राथमिक खनिज। क्या दोस्तों? प्राइमरी मिनरल्स यानी प्राथमिक खनिज, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं द्वितीय खनिज। क्या दोस्तों? द्वितीय खनिज यानी कि सेकेंडरी मिनरल्स। द्वितीय खनिज यानी कि सेकेंडरी मिनरल्स। खनिज 2 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज। अब बात करते हैं अपन प्राथमिक खनिज की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? प्राथमिक खनिज की है जो अपन बात करने वाले हैं। प्राथमिक खनिज की अगर अपन दोस्तों बात करें प्राइमरी मिनरल्स की, जब खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय पिघले हुए द्रव के ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने से होता है, तो ऐसे खनिज पदार्थों को प्राथमिक खनिज कहते हैं। जब खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टान निर्माण के समय जो लावा होता है, वो जो ज्वालामुखी का लावा होता है, वो जो ठंडा होता है, उसके ठंडे होने से जब चट्टानों का निर्माण होता है, उस समय जब निर्माण होता है खनिज पदार्थों का, तो उन खनिज पदार्थों को क्या बोलते हैं? प्राथमिक खनिज पदार्थ कहते हैं। और ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संघटक होते हैं, इसलिए इसको है जो आवश्यक खनिज भी कहते हैं। और जब इन पदार्थों का निर्माण होता है तो ये खनिज है जो चट्टान निर्माण के लिए भी क्या होते हैं? आवश्यक है, जो संगठक होते हैं, इसलिए इसको है जो आवश्यक खनिज भी कहते हैं। इनके कणों का आकार 2 से 0.002 mm से अधिक होता है। इनके कणों का आकार की बात करें अपन तो आकार होता है वो होता है 2 से 0.002 mm यानी कि मिलीमीटर से क्या होता है? अधिक होता है। उसके बाद में बात करें ये द्वितीय खनिजों का निर्माण है जो प्राथमिक खनिजों से ही होता है। द्वितीय खनिजों का निर्माण किससे होता है दोस्तों? तो प्राथमिक खनिजों से होता है। उदाहरण की बात करें तो क्वार्ट्ज, आर्थोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, हर्नब्लेड, ओगाइट, ओलिवाइन, माइका, फेल्सपार, चूना पत्थर और मैग्नीसाइट है जो इसके है जो प्राथमिक खनिज के उदाहरण है। उसके बाद में आते हैं सेकेंडरी खनिज या द्वितीय खनिज। क्या आते हैं दोस्तों? सेकेंडरी खनिज या द्वितीय खनिज आते हैं, और इनका निर्माण है जो प्राथमिक खनिजों से होता है। मूल प्राथमिक खनिजों या चट्टानों के ऊपर जलवायु एवं रासायनिक संबंधी परिवर्तनों की अभिक्रिया से होने से खनिज बनते हैं। जो मूल खनिज पदार्थ है या प्राथमिक खनिज है, या उसके अलावा अपन चट्टानों की बात करें तो उनके ऊपर है जो जलवायु या रासायनिक परिवर्तन होता है, उनसे जो खनिज बनते हैं, उन खनिजों को दोस्तों द्वितीय खनिज है जो कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पाइराइट, गिब्साइट, जिप्सम, एपेटाइट, हेमेटाइट, केओलिनाइट, इलाइट है जो इनके उदाहरण है। उसके बाद में बात करें इनका रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर दोस्तों? रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। दोस्तों अपन बात करते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण की। अगर अपन बात करें रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों के वर्गीकरण की, तो रासायनिक संगठन के आधार पर अगर अपन बात करते हैं तो पहला आता है तत्व। रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण में पहला कौन सा आता है? तत्व आता है। इसमें हीरा, गंधक आदि खनिज तत्व समूह आते हैं। तत्वों में जो हीरा है, सल्फर है, ये आते हैं। उसके बाद में आता है ऑक्साइड। ऑक्साइड के अंतर्गत क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट आदि आते हैं। उसके बाद में आता है कार्बोनेट वर्ग। कार्बोनेट के अंदर कैल्साइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और साइडेसाइट आते हैं। और आता है फेल्सपार। फेल्सपार के अंदर है जो ये खनिज अधिक महत्वपूर्ण होता है। फेल्सपार के खनिज है जो अधिक महत्वपूर्ण होता है। इनको है जो 2 रूपों में है जो बांटा गया है। पहला आता है ऑर्थोक्लेज फेल्सपार और दूसरा आता है फ्लेजियोक्लेज फेल्सपार। अपन बात करते हैं ऑर्थोक्लेज फेल्सपार की, तो ये अम्लीय चट्टानों का एक विशेष अंग माना जाता है। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार है जो अम्लीय चट्टानों का एक विशेष अंग माना जाता है। मृदा से प्राप्त होने वाला पोटास इसी अपक्षय से प्राप्त होता है। मृदा से जो अपन को पोटास प्राप्त होता है तो वो है ऑर्थोक्लेज फेल्सपार के अपक्षय से है जो प्राप्त होता है। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार में जल विश्लेषण से कले खनिजों का निर्माण होता है। जो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार है इसमें जल विश्लेषण होता है, और उसके जल विश्लेषण से है जो कले खनिजों का निर्माण होता है, जो चिकनी मिट्टी के मुख्य अवयव होते हैं। आगे की बात करें तो दूसरा आता है फ्लेजियोक्लेज फेल्सपार। क्या आता है दोस्तों? फ्लेजियोक्लेज फेल्सपार। इसमें कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार, सोडा लाइम फेल्सपार आते हैं। उसके बाद में आता है माइका वर्ग। कौन सा वर्ग आता है दोस्तों? माइका वर्ग। माइका वर्ग की रचना है अति संकीर्ण होती है। ये पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम,
तथा लिथियम आदि के हाइड्रोटेड एल्यूमिनियम तथा ऑर्थोसिलिकेट होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मस्कोवाइट और बायोटाइट। मस्कोवाइट को सफ़ेद माइका बोलते हैं और बायोटाइट को है जो अपन काली माइका बोलते हैं। मस्कोवाइट है जो पोटेशियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट का होता है, और जो बायोटाइट या काली माइका होता है ये पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन के सिलिकेट होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन एपेटाइट वर्ग की, तो ये क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट है। एपेटाइट वर्ग किस में आता है? क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट में आता है, और मर्दा फास्फेट का क्या है दोस्तों? स्रोत है। आगे बात करते हैं अपन दोस्तों हार्नब्लेड वर्ग की, तो इसके अंतर्गत है जो एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट आते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं दोस्तों? अपन बात करें अगर हार्नब्लेड की वर्ग की, तो इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट है जो आते हैं। अब बात करते हैं अपन वेथरिंग ऑफ रॉक्स की, यानी कि चट्टानों के अपक्षय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? चट्टानों के अपक्षय की बात करेंगे कि अपक्षय क्या होता है। अपक्षय वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है। अपक्षय क्या होता है दोस्तों? अपक्षय वो क्रिया है जिसके फलस्वरूप है जो मृदा निर्माण के जो पैतृक पदार्थ है, मूल पदार्थ है, उनका है जो निर्माण होता है। चट्टानों का अपक्षय है जो 3 प्रकार से होता है, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय, तीसरा है जैविक अपक्षय। पहला कौन सा है? फिजिकल वेदरिंग, दूसरा है केमिकल वेदरिंग और तीसरा है वो है बायोटिक वेदरिंग, वो यानी कि भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अब बात करते हैं अपन भौतिक अपक्षय। किसकी बात करते हैं दोस्तों? भौतिक या यांत्रिक अपक्षय की है जो अपन बात करने वाले हैं। अगर अपन बात करें भौतिक या यांत्रिक अपक्षय की, तो भौतिक या यांत्रिक अपक्षय क्या होता है कि विभिन्न भौतिक शक्तियों द्वारा ठोस एवं स्थूल चट्टानों का टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भौतिक अपक्षय कहते हैं। भौतिक अपक्षय क्या होता है दोस्तों? जो ठोस चट्टान होती है या स्थूल चट्टान होती है, उनके ऊपर है जो भौतिक क्रियाओं के द्वारा, भौतिक बलों के फलस्वरूप है जो बड़े आकार के कण है वो टूटकर छोटे छोटे आकार के कणों में बदलते हैं, तो उसको दोस्तों है जो भौतिक अपघटन बोलते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। जब भौतिक चट्टानों का भौतिक अपघटन होता है और उससे है जो नए पदार्थ बनता है, वो है जो रासायनिक संगठन से भिन्न नहीं होता है, उनके है जो रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और भौतिक कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। पहला आता है भौतिक कारक, वो है टेम्परेचर। कौन सा है दोस्तों? पहला है चट्टानों का भौतिक कारक, वो है तापमान। तापमान बढ़ने के साथ में चट्टानों की ऊपरी परत क्या होती है? धीरे धीरे है जो गर्म होकर, जब तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने के साथ में जो चट्टानों की जो ऊपरी परत है वो धीरे धीरे क्या होती है दोस्तों? गर्म होती है तथा फैलने लगती है। और जब तापमान में कमी आती है तो वो क्या होती है? सिकुड़ती है। तापमान अधिक होगा तो ऊपर की परत फैलेगी, और जब तापमान कम होगा तो ये वापस है जो ऊपर की परत है वो सिकुड़ती है। और जो ये सिकुड़ने और फैलने से है जो चट्टानें कमज़ोर होती है और कुछ समय बाद है जो चट्टानें टूट जाती है। इस प्रकार तापमान के बढ़ने और तापमान के घटने से चट्टानों के प्रसार एवं संकुचन से चट्टानें कमज़ोर होकर खंडित हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाती है। और उसके अतिरिक्त है जो चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों की ताप के साथ फैलने और सिकुड़ने की जो दर है वो भिन्न भिन्न होती है। इस खनिजों से है जो इस प्रवृत्ति के कारण है जो टूट कर है जो खनिज पदार्थ क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं और चट्टानों का अपघटन हो जाता है। दूसरा है वो है जल। दूसरा कारक कौन सा है? भौतिक कारक, वो है जल दोस्तों। कौन सा है दूसरा भौतिक कारक? दूसरा भौतिक कारक है वो है जल। अब बात करते हैं अपन जल की। जल क्या है? वेग से प्रभावित वर्षा जल के कारण चट्टानों का कुछ अंश टूट कर अलग हो जाता है। जब कहा है कि चट्टानें होती है, भाखर वगैरह डूंगर होती है, इनमें है जो अधिक वेग से जल चलता है वर्षा जल, तो है जो जल के अंदर जो चट्टानों के जो भाग होते हैं वो टूट कर क्या हो जाते हैं? अलग हो जाती है। और वर्षा जल जब इन टूटे फूटे टुकड़ों को साथ लेकर बहता है तो टुकड़े क्या होते हैं? जब वर्षा जल इन टूटे फूटे टुकड़ों को साथ लेकर बहता है तो जो टुकड़े हैं आपस में टकराते हैं, और आपस में टकराव के कारण है जो ये घर्षण के कारण है जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। तीसरा है वो है बर्फ़। कौन सा है दोस्तों? बर्फ़। चट्टानों की दरारों में फंसा जल ठंडक के कारण बर्फ़ के रूप में जम जाता है, तो इसका आयतन है 9% बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ने के कारण है जो चट्टानें टूट जाती हैं। बर्फ़ से कैसे टूटती हैं दोस्तों? जल है, जल को अपन जब बर्फ़ में बदलते हैं, किस में बदलते हैं? जल को अपन है जब बर्फ़ में कन्वर्ट करते हैं तो बर्फ़ का जो आयतन है क्या दोस्तों? जो आयतन है, जो बर्फ़ का आयतन है, उस आयतन में जो क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है, और उस आयतन के अंदर 9% वृद्धि होती है।
जल से बर्फ बनता है तो उसके आयतन में 9% वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है कि चट्टानों की दरारों के बीच में जो जल होता है और चट्टानों की दरारों के बीच में जो जल है वो बर्फ में परिवर्तित होता है। किस में होता है दोस्तों? बर्फ में परिवर्तित होता है, और जिससे आयतन बढ़ जाता है और उससे चट्टानें क्या टूट जाती है। उसके बाद में आता है हिमजल। क्या आता है दोस्तों? ग्लेशियर आता है, हिमजल आता है। जब ग्लेशियर है जो पर्वतों से खिसकता है तो अपने साथ में चट्टानों को भी लेकर चलता है। हिमजल अपने साथ चट्टानों के टुकड़ों को लेकर बहते हैं, जिससे ये दाब है और रगड़ के कारण है जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद में आती है हवा या वाइंड। तेज वायु अपने साथ बालू एवं पत्थर के छोटे छोटे कण उड़ा कर ले जाती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों के ऊपरी परत का कुछ हिस्सा टूट जाता है। जब हवा क्या होती है, तेज चलती रहती है, तो वो अपने साथ में क्या बालू और जो हल्के मृदा के कण होते हैं उनको है जो तेज लेकर है जो साथ में उड़ती है, और जब वे बालू के कण किसी चट्टान के ऊपरी हिस्से से टकराते हैं तो लगातार टकराने रहने से जो ऊपरी चट्टानें है जो कमज़ोर होकर है जो टूट जाती हैं। उसके बाद में अपन आगे बढ़े तो अगला है जो अपना कारक है वो है दोस्तों, अगला कारक है वो है आकाशीय बिजली का कड़कना। क्या है दोस्तों? आकाशीय बिजली का कड़कना। ओके, वर्षा मौसम में जब आकाशीय बिजली कड़कने के फलस्वरूप चट्टानों में दरारें पड़ जाती है और ये बाद में टूट कर है जो विखंडित हो जाती है। वर्षा के समय है जब बादलों में घर्षण होता है तो बादलों में घर्षण के फलस्वरूप है जो आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है, उससे क्या होता है कि चट्टानें हैं जो टूट जाती है। तो ये दोस्तों अपन ने चट्टानों का भौतिक अपक्षय पढ़ लिया था, और अपन कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चट्टानों का रासायनिक अपक्षय के बारे में। कल किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। देख लेते हैं कि आज चट्टानों का भौतिक अपक्षय है ये क्या होता है। चट्टानों एवं खनिज पदार्थों के मूल रूप में रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। क्या होता है दोस्तों? चट्टानों एवं खनिज का जो मूल रूप है उसका जो रासायनिक संगठन में जो परिवर्तन होता है, चट्टानों और खनिजों के मूल रूप के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है तो उससे जो नया पदार्थ बनता है, और जो नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय में जल की उपस्थिति होने के कारण ये क्या होता है? प्रक्रिया तेज हो जाती है। जब रासायनिक अपक्षय में जल उपस्थित होगा तो ये प्रक्रिया है जो तेज हो जाती है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह गति मरु प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा जल की यहाँ जल की मात्रा अधिक होती है तो वो प्रक्रिया तेज होती है, लेकिन मरु प्रदेशों में जल की मात्रा क्या होती है दोस्तों? मरु प्रदेशों के अंदर जल है जो कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसकी अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। और रासायनिक अपक्षय निम्नलिखित प्रकार की है। तो कल है दोस्तों अपन बात करने वाले हैं रासायनिक अपक्षय के बारे में। आज अपन दोस्तों क्या पढ़े हैं? आज अपन पढ़े हैं, पहले पढ़े अपन ने खनिज, और इसमें जो खनिज पढ़े, उसके बाद में अपन खनिजों का वर्गीकरण पढ़ा था, और उसके बाद में खनिजों की उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था चट्टानों का भौतिक अपक्षय, और कल अपन पढ़ेंगे दोस्तों चट्टानों का रासायनिक और जैविक अपक्षय। तो मिलते हैं दोस्तों कल की नेक्स्ट क्लास में। अगर आज की क्लास में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप है जो कमेंट कर देना, अपन है जो कल है जो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।